हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पोल क्रिएट किया था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यानी कि 41% स्टूडेंट्स ने जो वोटिंग की थी, उनका कहना था कि मैं आईआईटी जैम 2020 के सॉल्यूशंस की वीडियो बनाऊं। तो आज हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरे 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। काफ़ी बड़ी वीडियोस हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर ऐसे ही कुछ 3-4 पार्ट्स में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व कर देंगे। और मैं डिटेल में समझाऊंगा, फटाफट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आराम से 3 और 4 वीडियोस में इसे कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। यहाँ पर ये कह रहा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटी इन सेकेंड डेरिवेटिव, ये पॉइंट है, एट x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज द रियल वेरिएबल। हमारे पास ये 4 फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें ये पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि सेकंड डेरिवेटिव में डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को, तो इनके जो सेकंड डेरिवेटिव आने वाले हैं ये कॉस ही आने वाले हैं, और कॉस का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होता है 0 पे। ठीक है, क्लियर सी बात है। और मॉड एक्स स्क्वायर का जो आपके पास जब स्क्वायर है ये, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो वो फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमें बी ऑप्शन को चेक करना है, देखते हैं क्या होता है। तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। देखिए, जब x इज लेस देन x होता है तो मॉड x माइनस एक्स होता है, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब x इज लेस देन 0। अब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अगेन क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये 2 माइनस 2, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। तो देखिए, हमें पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लिमिट चेक कर लेनी होती है। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट में मेरे पास आ रहा है 2 लिमिट की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो वैल्यू आ रही है मेरे पास f ऑफ x की, वो है -2। तो क्लियर सी बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। हमें पता है कि जो कंडीशन है कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए तभी, और इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यही दोनों चीज़ें नॉट इक्वल हैं, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आप फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ये रॉन्ग आएगा क्योंकि इसका जो डबल डिफरेंशिएशन आएगा वो आपके पास 3x स्क्वायर और एक -3x स्क्वायर आएगा। वहाँ पर आप चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूअस बैठेगा। ये दोनों तो वैसे ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉस क्योंकि एक इवन फंक्शन है और मॉड एक्स स्क्वायर भी एक इवन फंक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है अ कॉलीमेटेड बीम ऑफ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 514 नैनोमीटर इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द ग्लास एंड एयर इज 1.47 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज ऑफ द लाइट इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड बैक। बेसिकली हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू n1 माइनस n2 ओवर n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है n1 दिया है 1 माइनस 1.47 और ये 1 प्लस 1.47 का होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -0.47 ओवर 2.47 का स्क्वायर। तो ये क्लियर सी बात है, इसका आंसर 0.036 आएगा। और परसेंटेज में अगर हम देखेंगे इसको तो ये 3.6% आ जाएगा। तो 3.6% के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो सी हो गया। तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस तो आसान ही थे और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टेढ़े थे, वो हम आगे देखने वाले हैं। फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये कीवर्ड है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट टेम्परेचर Tc, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का। मेरी आप वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने जहाँ पर फेज ट्रांजिशन के बारे में समझाया हुआ है DU के नोट्स का यूज़ करके। आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका आंसर जो है करेक्ट डी ही होने वाला है। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंट्रोपी होता है
वो बेसिकली माइनस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, जिसे हम स्पेसिफिक एंट्रोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एंट्रोपी। अगर आपने फेज ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर वाला कर रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है स्पेसिफिक गिब्स एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ फिक्स्ड प्रेशर, उसे हम स्पेसिफिक एंट्रोपी कहते हैं। और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखिएगा, ये डिसकंटिन्यूअस होता है जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली डी ऑप्शन में ही ये डिसकंटिन्यूटी शो हो रहा है हमारे पास, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, वही बेस्ट सुटेबल ग्राफ यहाँ पर सही बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास ये मिलर इंडाइसिस का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है हमारे पास द फिगर बिलो शोज अ क्यूबिक यूनिट सेल विद द लेटेस्ट कांस्टेंट a, the shaded crystallographic plane intersect the x-axis as 0.5a, the Miller indices of this shaded plane are। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। हमें सबसे पहले इंटरसेप्ट्स देख लेने हैं। तो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे हमारे पास, वो x इज इक्वल टू a/2 है, एज अ क्वेश्चन सजेस्ट 0.5a। y के अलॉन्ग मेरे पास a है, और z के अलॉन्ग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनफाइनाइट है। z में कहीं पर कट नहीं कर रहा है, ये x पे कट कर रहा है और y पे कट कर रहा है ना। क्लियर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये z पे कहीं कट नहीं कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। y पे कट कर रहा है a पर, और x पे कट कर रहा है a/2 पर। तो जो इसके इंडाइसिस हो, जो इसके इंटरसेप्ट्स हो गए, वो इतने हो गए। तो डिवाइड, हमें पता है लेटेस्ट पैरामीटर से हमें डिवाइड करना होता है, तो a/2 बाई a और इनफाइनाइट बाई a, ये सेकंड स्टेप होता है। तो इसको करने के बाद हमारे पास ये 1/2 1 और इनफाइनाइट आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, तो मिलर इंडाइसिस आ जाता है। तो मिलर इंडाइसिस जो आया मेरे पास, मिलर इंडेक्स, वो क्या आया, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 2 1 और ये 0, तो 2, 1, 0 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो गए थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेंट्रल पोटेंशियल के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें पता है सेंट्रल पोटेंशियल में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन मैं आपको बता दूँ कि जो इन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम J इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि पोजीशन वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल होगा वो हमेशा प्लेन में कन्फाइंड होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से हमेशा क्या होता है, मोशन जो होता है, मोशन इज ऑलवेज confined in a plane, motion is always confined in a plane। क्लियर सी बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें, पहला ऑप्शन कह रहा है मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हो गया। पहले ही ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर मिल गया है कि करेक्ट ऑप्शन ए है। एनर्जी की कंजर्वेशन की वजह से वो प्लेन में नहीं मूव कर सकता, ठीक है, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज एब्सर्ड। यहाँ पर मोशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो काफ़ी इजी है, आप एलिमिनेशन का भी यूज़ करके कर सकते थे। बट द कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ हुआ है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि सेंट्रल फोर्स के हमेशा ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, जिसकी वजह से जो पोजीशन वेक्टर और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है। दो रीजंस की वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो है वो मोशन हमेशा कन्फाइंड होता है प्लेन में, हमेशा प्लेन यानी कि 2D में मोशन कन्फाइंड होता है हमेशा सेंट्रल फोर्स के केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या था हमारे पास। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, कह रहा है कंसीडर द मोशन ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टेप पोटेंशियल ऑफ हाइट v0 if r denotes the reflection coefficient which one of the following statement is true। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सोचेंगे कि यार मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का,
तो आप फंस जाएंगे। इसमें थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी है। हमें क्या पता है, पॉइंट नंबर 1 पता होना चाहिए कि इफ़ एनर्जी इज़ लेस देन द स्टेप पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का जो स्टेप दिया हुआ है तो आर हमेशा 1 होता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। अगर ई जो है, जो आपकी एनर्जी है, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो स्टेप पोटेंशियल से कम है, जो ये हमारे पास ये स्टेप दिया हुआ है, अगर इससे कम है तो हमेशा रिफ्लेक्शन ही होता है, यानी पार्टिकल बाउंस बैक कर जाता है। तो उस केस में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में ऐसा सही बैठ रहा है, देखिए यहाँ पर एनर्जी जो है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में जो है एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। उस केस में तो R1 होता ही नहीं है, जैसा कि हमने बताया आपको। यहाँ पर भी R0 नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पर थोड़ी बात सही बैठ रही है क्योंकि E जो है यहाँ पर लेस देन है वी नॉट के, 0.5 है, और R इज इक्वल टू 1। अगेन ये नहीं हो सकता, ठीक है। R हमेशा 1 होता है जब E इज़ लेस देन वी नॉट होता है। तो ये बस इतना एक छोटा सा लाइन अगर आप किसी बुक से समझ के कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का आया था जैम में, वो हमेशा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, ऐसे टॉपिक्स पे आपको थोड़ा लॉजिक, यानी बहुत ही छोटे तरीके से भी आप कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना था हमें, बेसिकली इक्विवेलेंट बताना है इसको। तो ये है बहुत ही आसान, इसको हम लिख लेते हैं एक बार और। y इज इक्वल टू पी क्यू का बार, p बार प्लस q एंड q प्लस q बार। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें पता है कि क्योंकि बिकॉज q प्लस q बार हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी क्यू का बार p बार प्लस q मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। तो ये p बार प्लस q बार हो जाएगा और ये p बार प्लस q है ना, इसको ओपन कर लिया हमने। p q बार का हो जाएगा p बार प्लस q बार, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, p बार और p बार का मल्टीप्लिकेशन, अगेन मेरे को p बार मिल जाएगा और p बार q हो जाएगा ये, ठीक है। और ये q बार प्लस पी क्यू का बार हो जाएगा और ये q बार इंटू में जो ये q होगा वो 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मैं p बार कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस q हो जाएगा और ये q p का बार, तो ये p बार अगेन मेरे पास बच गया। और इसको जो है, क्योंकि 1 प्लस q हमारे पास 1 हो जाता है, और ये मेरे पास हो गया p बार और ये q बार, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ बीच में जो है ये मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा मेरे पास अगेन p बार कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का q बार, तो ये p बार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस का q बार इज ऑलवेज 1। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका p बार हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज b, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स emitting photon with the energy greater than the work function of the metal under test is used if the power of a light source, ध्यान रखिएगा, power is related to intensity, intensity is related to number of photons, which one of the following statement is correct। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दो ही चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है ऑप्शन में। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। यानी आप जितना पावर बढ़ाएंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतने नंबर ऑफ फोटोन्स लाइट से निकलेंगे। और जैसा कि आइंस्टाइन ने हमें बताया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो अगर 10 बढ़ा के 10 से आप 20 कर दे रहे हो नंबर ऑफ फोटोन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 निकलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऑप्शन जो आपका ये बी है और ए है वो गलत है। कह रहा है रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम तो नहीं रहेगा। दूसरा कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। यहाँ पर हम इस ऑप्शन को अभी होल्ड पे रख रहे हैं। थर्ड को देख लेते हैं। नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत हो गया। अभी हमने बताया कि आप पावर को डबल कर रहे हैं, एज अ क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो पावर को डबल करने से इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी डबल होंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है जनरली, हम वो पोटेंशियल रीच कर लेते हैं
जिससे कि फर्दर कोई और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, उस केस में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और नहीं निकलते हैं। तो जनरली जो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लाइट की इंटेंसिटी पर नहीं, लाइट की पावर पर नहीं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एज अ आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो हमें बताती है, वो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे पास वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ना कि इंटेंसिटी पर। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डबल तो नहीं होगी, रिमेन्स द सेम, वो डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसीलिए रिमेन्स द सेम रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कह रहा है द वॉल्यूम इंटीग्रल, ये हमारे पास एक वॉल्यूम इंटीग्रल दिया हुआ है, where this is the volume integral, this expression where v is the volume of the sphere of radius r centered at the origin is equal to, इसकी वैल्यू निकालनी है जनरली हमें। तो ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसे देखें। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। लेट्स से p इज इक्वल टू इंटीग्रल वॉल्यूम e की पावर r बाई आर का स्क्वायर और डाइवर्जेंस ऑफ r कैप ओवर r स्क्वायर डी क्यूब r। तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई डिराक डेल्टा। इन 3D की बात हो रही है, स्फेयर हो रहा है तो इसलिए हम 3D यूज करेंगे। तो ये जो अब एक्सप्रेशन बन के रह गया हमारे पास e की पावर r बाई आर क्यूब 4 पाई डेल क्यूब r डी क्यूब r। क्लियर। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, डिराक डेल्टा क्या एक प्रॉपर्टी होता है वो यूज कर लेना है। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाहर आ जाएगा और दिस e की पावर r बाई आर का स्क्वायर एट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू r। तो क्लियर सी एट द वैल्यू ऑफ r, नो वॉल्यूम के थ्रू आउट बताना है ना हमें, तो ये 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 0 पर बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर डेल क्यूब r माइनस 0 है। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है मैंने f ऑफ x डेल क्यूब x माइनस a इज इक्वल टू होता है हमेशा f ऑफ a, ये एक प्रॉपर्टी होती है डिराक डेल्टा की। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 पाई। क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया। कोई भी डाउट अगर आपको आता है, हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे वीडियोस में, डाउट आता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे किया, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही ईजी है, आपने इसे छोटी क्लास में भी किया हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए हम आपको छोटी क्लासेस से ही समझा देते हैं, जो जेई वगैरह लेवल पे अगर आपने कुछ क्वेश्चंस करे हैं तो इसको क्या कर देते हैं हम, एक फॉर्मूला यूज होता है x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की पावर g ऑफ x। तो ये होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, g ऑफ x आगे आ जाता है और f ऑफ x में से हम एक माइनस कर देते हैं। तो इसमें अगर हम ये लगाना चाहें तो e की पावर x टेंड्स टू 0, x बाहर आ जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है, e की पावर 0 हो जाएगा ये चीज़ और आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या आप टारगेट कर रहे हैं टॉप IITs को, यानी कि IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। अगर आप इन IITs को टारगेट कर रहे हैं तो आपको चाहिए टॉप मार्क्स, टॉप रैंक्स, जिससे कि आपका इन IITs में सिलेक्शन हो पाए। अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है न्यू सीरीज़ आप सभी के लिए, जिससे कि आप 70+ स्कोर कर सकते हैं अपने IIT जैम फिजिक्स में। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस सीरीज़ एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आपके IIT जैम फिजिक्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो टू द वेबसाइट, link given on the description and also in the pinned comment. Okay, so don't forget to download the Unacademy learning app. ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, ये है तो इजी, लेकिन स्टूडेंट इसे कंफ्यूजिंग समझ रहे थे स्टार्टिंग में। तो कुछ फॉर्मूले में पहले लिख देना चाहता हूँ, कुछ रिलेशंस लिख देना चाहता हूँ, जैसे कि ओमेगा नेट नॉट जो होगा वो 2 पाई f नॉट के बराबर होगा और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स भी यूज होगी इसमें। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जो है माइनस अल्फा टी, ये रोटेशनल मैकेनिक्स की इक्वेशन है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ f नॉट हर्ट्ज अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, व्हील स्टॉप्स इन अ t नॉट सेकेंड विद कांस्टेंट एंगुलर डिसेलरेशन, द नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय द व्हील बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज गिवन बाय। तो कह रहा है कि जो व्हील है वो स्टॉप हो रही है इन t नॉट सेकेंड्स में।
तो यहाँ पर क्लियर सी बात है कि हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें 0 बताया जा रहा है, ये टर्म 0 हो गई, तो जो ये टी नॉट कितना आ जाएगा, टी नॉट हो जाएगा मेरे पास ओमेगा नॉट बाई अल्फ़ा, तो सॉरी अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट बाई टी नॉट। क्लियर है। तो अब मैं अल्फ़ा नॉट की जगह ये पुट कर दूंगा 2 पाई एफ नॉट बाई टी नॉट। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से आया है और ये कहाँ से आया है, यहाँ पर कह रहा है ये स्टॉप हो जा रहा है विद द कांस्टेंट डिसेलरेशन, इसलिए आपने क्वेश्चन में देखा होगा मैंने यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है क्वेश्चन, तो डिसेलरेशन में माइनस अल्फा आ जाएगा। हमें निकालना है थीटा, बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं ना हमें, तो थीटा निकालना पड़ेगा पहले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस टी स्क्वायर। अब हम टी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं टी नॉट, क्योंकि टी नॉट पे जा रहा है, और माइनस, और ये अल्फ़ा की जगह ओमेगा बाई टी नॉट, और दिस इज टी नॉट स्क्वायर। तो इसे हम जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओमेगा नॉट टी नॉट बाई 2 आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट दी 2 पाई एफ नॉट टी नॉट बाई 2। तो ये थीटा आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, अगर आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इज नथिंग बट थीटा बाई 2 पाई, है ना, क्योंकि टोटल थीटा क्या होता है 2 पाई टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये बस आप पुट कर दीजिए यहाँ, तो 2 पाई एफ नॉट बाई 2 पाई, तो एफ नॉट टी नॉट बाई 2 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, एफ नॉट टी नॉट बाई 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और बस रोटेशनल मैकेनिक्स का इक्वेशन लगाना है। नेक्स्ट, और अभी के लिए जो मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो आपके पास ये है। ये कह रहा है हमसे कि 2 मासेज हैं m और 2m आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ v एंड v बाई 2 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर अंडरगोइंग अ completely inelastic collision they move together with the speed of v by 3. The angle between initial velocity of the two objects is, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस क्या बताना है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ऐसे, यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक का मास इनिशियली m है तो ये मूव कर रहा है v से, एक का मास 2m है तो मूव ये है, और फिर ये कंबाइंडली मूव कर रहे हैं 3m विद v बाई 3 से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, y की तरफ कोई मोशन ही नहीं करना है हमें, क्योंकि y जो है चेंज इन मोमेंटम इन x एज वेल एज इन y इज 0, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। फॉर दी x डायरेक्शन के लिए अगर हम लगाते हैं तो 2m मल्टीप्लाई बाई v बाई 2, और यहाँ पर ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस mv कॉस थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ये सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2mv कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 v बाई 3, क्लियर, कॉस 30 1 बाई 2, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 30 कॉस थीटा बाई 2 कॉस 30 डिग्री, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड नहीं, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30 पे कहाँ होता है, 60 पे होता है ना, तो ये 60 तो 120, तो करेक्ट ऑप्शन इज 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है मैं समझा देता हूँ, यहाँ से कैंसिल किया, ये mv हो गया, ये 2 नीचे गया, mv से mv कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ, एंड कॉस 60 पे हाफ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 120 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने अभी आपको कराए हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस हमने कराए हैं आज। हम ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे, डिटेल्ड में आपको समझाएंगे हर एक पॉइंट पर कि क्या किस चीज़ से यूज़ हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन किए हैं, कुछ मॉडर्न फिजिक्स के भी करे हैं, कुछ क्वांटम के भी करे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि अभी मैं रेगुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बहुत ही मतलब अलर्ट होकर आप हमारी वीडियोज़ को देखिए, क्या एक एक पॉइंट पर कोई डाउट ना रह जाए। प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए तो ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि सर ये चीज़ कैसे होगी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ 1-to-1 स्टूडेंट्स को। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।